नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि आप लोगों को बहुत सारी इंडियन पॉलिटी की बातें सिखाएगा। राज व्यवस्था के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टाइटल है ये। आज का सेशन आपको काफी सारे आर्टिकल्स याद करने की जिम्मेदारी देगा, साथ ही साथ आपको भारतीय राजनीति को समझने में और राज व्यवस्था को समझने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हेडिंग के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। और टाइटल लिखा हुआ है अब नो वोट फॉर कैश, यानी कि अब पैसे के लिए वोट नहीं दिया जा सकेगा। अब इसका क्या मतलब है? और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर यह फैसला पहले आया होता तो भाई साहब कई बार सरकारें जेल चली गई होती। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए डिटेल में बताते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। बाय द वे, संवैधानिक बेंच क्या होती है? वो बेंच जो संविधान के मुद्दों पर अपनी राय रखती हो, यानी कि संविधान में अगर कोई बात अस्पष्ट है तो अपनी बात अपनी तरफ से बताती हो कि ये आर्टिकल ये नहीं, ये कहना चाहता है। मान लीजिए कि हमारे संविधान के अंदर कोई आर्टिकल है जिसकी व्याख्या के अनुसार मेंशन किया गया है कि आपका ये विशेष अधिकार है। उदाहरण के लिए हमारी संसद में जो सांसद हैं उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। किस बात की? कि वो संसद के अंदर जो भी भाषण देंगे उसके ऊपर उनका केस नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे विधानसभा के अंदर विधायकों को इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके ऊपर केस नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार से हमारे विधायक और सांसद अपनी विधानसभाओं और संसद में अगर कोई भी भाषण देते हैं या किसी को वोट देते हैं तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कि इन्होंने ये भाषण क्यों दे दिया या इन्होंने इसको वोट क्यों दे दिया, इस पर केस नहीं हो सकता। ये विशेष अधिकार हमारी संसद में संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और 194 क्लॉज 2 के अंदर सुरक्षित किया हुआ है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपने अपने वोट को या अपने भाषण को किसी से पैसे लेकर दिया हो और यह बात प्रूव हो जाती हो कि आपने पैसे लेकर ऐसा किया है, तो आज के बाद से, जब से यह फैसला आया है तब से, अब यह एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सांसद और विधायकों को मिलने वाला विशेष अधिकार अब नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण होता है कि भविष्य में खरीद फरोख्त की राजनीति बंद हो जाएगी। आप कहेंगे खरीद फरोख्त का कोई उदाहरण है क्या? बिल्कुल है। हाल ही में मैंने आप लोगों को एक सेशन कराया था जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार से टीएमसी की एक सांसद है महुआ मोइत्रा, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने एक उद्योगपति से कुछ गिफ्ट्स और कुछ उपहार लेकर के अपने लोकसभा के प्रश्न पूछने वाले अकाउंट का एक्सेस भी उन्हीं को दिया हुआ था। यहां तक कि श्री हीरा चंदानी जी जो हैं, इनके पास में महुआ मोइत्रा का कंप्लीट एक्सेस था, जिसके माध्यम से वो अंबानी और अडानी के बारे में डिटेल जानकारी महुआ मोइत्रा के माध्यम से संसद के अंदर निकलवाते रहते थे। यानी सवाल उनके पूछने वाली मैडम हुआ करती थी। टेक्निकली सांसद महुआ मोइत्रा हैं, ये तो उद्योगपति हैं जो अपना काम बना रहे थे। इस प्रकार के जो प्रश्नों की फहरिस्त निकलकर बाहर आई, तब जाकर संसद ने हालांकि खुद से निर्णय लेते हुए इनकी सांसदी को रद्द कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। टेक्निकली इनके ऊपर संसद ने तो अपना कार्रवाई कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं करी। पुलिस की कार्रवाई कैसे? अगर पुलिस चाहती तो इनके इस कृत्य के ऊपर इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि इन्होंने संसद के अंदर रहते हुए ऐसा किया था और संसद में आर्टिकल 105 क्लॉज 2 यह विशेष अधिकार के अंदर सुरक्षा देता है कि इस कृत्य के लिए इन पर केस नहीं चलाया जा सकता। तो क्या यह पहला मामला है? अजी नहीं, इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पुराने इतिहास में कई ऐसी सरकारों की बातें हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो खुद से हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था और क्या वाकई में इसका ऐसा कोई एविडेंस है। जरूर आज के सेशन में बताएंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब किसी भी एमपी और एमएलए को रिश्वत लेकर वोट देने के मामले में कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। यही कारण है कि यह वस्तु हेडलाइन बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा जो भी इस प्रकार की बातों में लिप्त है कि भैया किसी प्रकार से खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, उन सबके द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया है। क्योंकि यह पार्ट अपने यूपीएससी के सिलेबस के जीएस पेपर 2 का महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए आप इस सेशन को डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आप सभी से कहा कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने के मामले में, सांसदों और विधायकों के विशेष अधिकार के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल पहला मामला था क्या जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला गया था, या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला जा चुका है? तो मेरे प्यारे साथियों, आज से 25 साल पहले भी 1998 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से फैसला देते हुए हमारे सांसदों को और विधायकों को रिश्वत के मामले में सुरक्षा प्रदान कर दी थी कि कोई बात नहीं, रिश्वत लिया तो क्या हुआ, आप माननीय सांसद हैं, आप माननीय विधायक हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले को पलट दिया है। अब यह ध्यान रखिएगा एज एन स्टूडेंट, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलती है संवैधानिक बेंच का, तो वो ज्यादा जजेस की बेंच से बदला जाता है। यानी कि अगर 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने कोई फैसला किया है तो उसे पलटने के लिए 6 जजेस नहीं 7 जजेस की बेंच लगेगी। ऑड नंबर्स में क्यों रखते हैं? ताकि बहुमत का निर्णय हो सके। मान लो 6 रख दिया तो 3-3 से क्या पता मत विभाजित हो जाए, इसलिए हमेशा ऑड नंबर्स में नंबर संवैधानिक बेंच के रखे जाते हैं। अब मान लीजिए 7 जजेस की बेंच का फैसला बदलना है तो 9 जज लगेंगे, 9 का बदलना है तो 11 लगेंगे, 11 का बदलना है तो 13 लगेंगे। इस प्रकार से जजेस की बेंच डिसाइड होती है। ठीक है, तो फिलहाल भारत के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब, बोपन्ना साहब, सुंदरेश प्रकार, नरसिम्हा जी, पारदीवाला जी, संजय मनोज मिश्रा जी, इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हाल ही में कहा कि जो पीवी नरसिम्हा राव के समय में जो मुद्दा हुआ था सदन के अंदर भाषण देने और वोट देने के मामले में रिश्वत प्रकरण, हम उस मामले को पलट रहे हैं। 1998 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3-2 से बहुमत दिया था, हम उसको पलट रहे हैं। और यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक बेहतरीन बात कहते हुए कहा, एक बालक आवाज के लिए वॉइस लिख रहे हैं जनाब, हमारा गला ठीक नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि 1998 में कुछ इस प्रकार से रिश्वतखोरी को विशेष अधिकार का ही हिस्सा मान लिया गया था। यानी ये मान लिया गया था कि अरे माननीय सांसद है तो ले सकते हैं। मैं वो प्रकरण बताऊंगा क्या प्रकरण था। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रिश्वतखोरी कोई विशेष अधिकार थोड़ी है कि साहब जिस प्रकार से वोट देने का अधिकार संसद के अंदर सांसदों का है या विधायकों का विधानसभा में है, उस प्रकार का विषय नहीं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर देंगे, ऐसा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपनी 7 जजेस की बेंच के माध्यम से फैसला सुनाते हुए कहा। आप चाहें तो इस फैसले को सुन सकते हैं। हालांकि बहुत लंबा फैसला है, ऑडियो स्पष्ट नहीं है, मैंने सार आपको बता दिया है।
इस तरह से जजेस बैठते हैं, देखिए 3, 3, 6 और 7। आपको बिल्कुल स्टैचू लग रहे होंगे, लेकिन ये चल रहा है वीडियो। ये वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं थोड़े बहुत गर्दन हिल रही है ना। ठीक है, चलिए। इसका प्रधानमंत्री के द्वारा स्वागत किया गया कि अब इससे क्लीन पॉलिटिक्स हो पाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। अच्छा, अब ये क्या है पूरी कहानी, इसको यहां पर भी बदलने को ओवररूल करना कहते हैं। विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको। इसमें राज्यसभा वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के मामले के अंदर पैसे लेकर के वोटिंग करने की बात आती है। अच्छा, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे हाल ही में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुआ राज्यसभा का, तब कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया था। ऐसी स्थिति में संभव है कि उनके ऊपर भी रिश्वत का केस चल जाए, यानी कि ये मामला, इससे कोई भी पार्टी अब बचने वाली नहीं है। यानी कि जिसने भी पैसा लेके वोट दिया पार्लियामेंट में, वो सब इसमें नपेंगी। ठीक है, हमने इस बारे में आप लोगों को अपडेट 4 मार्च को ही अपने ट्विटर अकाउंट पर दे दिया था। अगर आप चाहें तो हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। हम हर सुर्खी जो भी देश के अंदर बड़ी है उसको आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट देते रहते हैं। अब चर्चा करते हैं वो केस कौन सा था जिसके बारे में चर्चा की गई है। नरसिम्हा राव का वो फैसला कौन सा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कहा है कि हम संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 और 194 का क्लॉज 2। अच्छा, ये जो 105 का क्लॉज 2 है ना, ये संसद के अंदर बोलने की इम्यूनिटी प्रदान करता है, और ये जो 194 का क्लॉज 2 है, ये विधानसभा के अंदर बोलने की इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये 2 पॉइंट है जो ध्यान रखने भाई। क्या क्या? संसद के अंदर बोलने की इम्यूनिटी प्रदान करना, ये वाला जो पॉइंट है, ये 105 क्लॉज 2 में आता है, और ये 194 क्लॉज 2 के अंदर विधानसभा का पॉइंट आता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब? तो यहां पर इनमें क्या कहा गया है कि अब हम इस प्रकार की छूट नहीं देंगे। तो क्या कहानी है, क्या था मामला 1998 के अंदर नरसिम्हा राव केस के अंदर, जिसमें कि इस प्रकार की बात का निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बड़ा मामला है साहब। बड़ा मामला क्या है, ये है आप पीवी नरसिम्हा राव साहब। पीवी नरसिम्हा राव साहब कांग्रेस की तरफ से पीएम बने थे जब राजीव गांधी जी नहीं रहे। साथियों, नरसिम्हा राव जी के बारे में कहा जाता है कि आप आर्थिक उदारीकरण के उस दौर में रहे जब 1991 के अंदर मनमोहन सिंह जी इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे और जो एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय पीएम हुआ करते थे 1991 के अंदर। लेकिन 1991 की सरकार से पहले भी कुछ कहानियां थी, अब वो कहानियां चर्चा में ले लेते हैं। देखिए, भारत के पीवी नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय हुआ क्या था कि कुछ समय पूर्व ही 1989 के अंदर बोफोर्स केस के चलते हुए कांग्रेस को सत्ता खोनी पड़ी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। इसके चलते 1991 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ था। 1989 में सरकार पर कई आरोप लगे थे, जिनमें बोफोर्स तोप के घोटाले का आरोप बड़ा था, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार चली गई थी। कांग्रेस 1991 में चुनाव लड़ती है। चूंकि राजीव गांधी जी नहीं बचे थे, तो एक जनता में सेंटीमेंट भी था। सत्ता दोबारा से बनकर आती है, सरकार बड़ी मतलब कांग्रेस वापस जीतकर आती है। लेकिन यह इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस बार कांग्रेस बहुमत में नहीं आई थी। तो फिर क्या हुआ? तो इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन बहुमत नहीं था। पार्टी ने 487 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 232 सीटें ही वो जीत पाई थी। 543 सीटें होती हैं, लेकिन 487 पे ही आप चुनाव लड़े थे, 232 सीटें ही जीते थे। और बहुमत के लिए 272 सीटें हैं, तो निश्चित ही इससे कम था तो इनको गठजोड़ करने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव साहब को प्रधानमंत्री का नाम दिया गया कि ठीक है साहब, अब कोई कांग्रेस परिवार से नहीं, पीवी नरसिम्हा राव साहब को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, ये दौर वो था जिस समय भारत का सोना गिरवी रखने जा रहे थे हम लोग। मतलब ये वो दौर था जिस समय आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। एक तरफ घोटाले की बात चल रही थी, बोफोर्स घोटाला हो चुका था, 1991 में आर्थिक संकट इतना बड़ा आ चुका था, प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी, बड़ा दौर था। और इतना ही नहीं, 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी इन्हीं के दौर में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में दौर खतरनाक था। तो अब बोले किसी और के नाम पर, जैसे होता है ना कि इमरान खान, शहबाज शरीफ और ये सब सरकारें चल रही हैं, तो बोले देश पाकिस्तान फेल माना जाए तो किसके नाम पर? तो बोले एक काम करो, अंतरिम प्रधानमंत्री बना दो। फेल होगा तो उसके नाम पर ठीकरा फूटेगा। तो ऐसा पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बना करके बोले अब अगर फेल मारता है तो इसके नाम पर आएगा। लेकिन उसी समय पर एलपीजी रिफॉर्म मनमोहन सिंह जी ने रिस्क लेकर पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर कर दिए, और देश आर्थिक उदारीकरण के अंदर कदम रख गया। उसके अंदर हुआ क्या? हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी विदेशी कंपनियां भारत आ सकती हैं, इंस्पेक्टर राज खत्म किया जा रहा है, सरकार अपने कुछ हिस्सों को प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। इस प्रकार से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को उस समय अपनाया। एलपीजी रिफॉर्म्स को जब अपनाया तो जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी बोले तो वो पार्टी जो वामपंथी विचारधारा की है, जो ये मानती है कि नहीं, हमको गुलाम बनाया था इंडस्ट्री वालों ने, तो दोबारा इंडस्ट्रीज को नहीं आने देंगे। तो जब दोबारा नहीं आने देंगे तो क्या करें? तो बोले ऐसी स्थिति में सरकार के इन रिफॉर्म्स का विरोध किया जाना चाहिए। क्यों विरोध किया जाना चाहिए? बोले ये देश को दोबारा वैसे ही गुलाम बना देंगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो बोले इस चलते ये लोग सरकार के विरोध में आगे उतर आए। अच्छा, इसी दौर में 6 दिसंबर 1992 में, क्योंकि उस समय बीजेपी सत्ता में नहीं थी, अपोजिशन में थी, तो उस समय अडवाणी जी जो है वो देश के अंदर यात्राएं निकाल रहे थे, और उसी दौर के अंदर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो जाता है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, ऐसी 2-3 घटनाएं बड़ी बन गई, जिससे नरसिम्हा राव साहब के पास में अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आ गई कि बोले सरकार में विश्वास ही नहीं है। अपोजिशन ने इनके खिलाफ 26 जुलाई 1993 में अविश्वास प्रस्ताव तो किसने पारित किया? तो वामपंथी नेता हुआ करते थे अजय मुखोपाध्याय, वो पेश कर दिए संसद में ले जाकर कि सरकार को अब ये चेक करा लेना चाहिए कि इनके पक्ष में कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं। क्यों? बोले ये लोग पूरी तरह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने सरेंडर कर दिए हैं, उन्हीं की बात मान करके एलपीजी रिफॉर्म हमारे यहां पर कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपनी आत्मनिर्भरता खो देंगे, हम विदेशों के गुलाम हो जाएंगे, अब हम यहां पर धार्मिक संकट भी हो गया, तो बोले अब हमको इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है। 543 में से कुछ लोग, कोई रिटायर्ड हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कुछ इस प्रकार की स्थितियां हो सकती है। तो उस समय 528 सांसद लोकसभा में थे, जिस समय कांग्रेस को अपना अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करना था। यानी टेक्निकली कांग्रेस को अपनी तरफ से इसका आधा नंबर चाहिए था। यानी इसमें से अब आधा कितना हुआ?
27 26 दूना 52, 26 और 4 264 वोट चाहिए थे टेक्निकली, 265 वोट चाहिए थे कांग्रेस को जीतने के लिए। ठीक है, हुआ क्या, कांग्रेस के पास वोट मात्र 251 ही थे। अब 251 थे तो भाई बाकी अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव को जीतना है तो आपको मतलब होगा क्या, अविश्वास प्रस्ताव को गिराना पड़ेगा। यानी अविश्वास जो पार्टी लेकर आई है कि भाई हमको इनमें विश्वास नहीं है, उनके तो वोट पड़े 251, यानी जो कांग्रेस के नंबर थे वो तो पड़े अविश्वास के पक्ष में, और सत्ता के पक्ष में आए वोट 265, यानी कांग्रेस की सरकार बच गई। अब सीपीआई जो है वो इस बात की टेंशन में चली गई, यार ऐसा कैसे हुआ, नंबर तो थे ही नहीं इनके पास में इतने। जैसे आज आप सुनते हैं कई बार कि जैसे हिमाचल के अंदर देखा कि राज्यसभा का चुनाव मनु सिंघवी साहब कैसे हार गए, बोले सत्ता तो मतलब हिमाचल में इनके पास में तो थे पूरे, लेकिन बाकी लोग हो सकता है कि बीजेपी के साथ जाके मिल गए हो। तो ऐसी स्थिति उस समय हुई। बोले ये क्या हुआ, आज जो आप चंडीगढ़ का मामला देख रहे हैं या हिमाचल का मामला देख रहे हैं या कहीं का भी मामला देख रहे हैं, ये मामले पहले एक बहुत जबरदस्त तरीका केंद्र सरकार को बचाने के लिए हुए थे। अब हुआ क्या कि 14 वोटों के अंदर ये सरकार गिर गई, 14 वोटों से सरकार मतलब गिरने से बच गई, और एक तरह से कहिए तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो सब फ्रस्ट्रेशन तो आनी थी। फ्रस्ट्रेशन किस बात की कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, कैसे, बोले 100% कोई आदमी बिका है। तो बिका है तो क्या हुआ साहब, जानकारी निकलकर आई कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने 1 फरवरी 1996 में सीबीआई में शिकायत दी और कहा कि 1993 के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव आया था ना, उसके खिलाफ वोटिंग करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सोरेन परिवार झारखंड वाले, उनके 4 सांसदों समेत कुल 12 सांसदों को 3 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी गई थी। अब आप विचार करिए कि यह बात एक पार्टी अपनी तरफ से क्लेम कर देती है। अब भाई जब सीबीआई के पास में इस बात का विषय जाएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपोजिशन को अगर लगता है कि सरकार कुछ गुनाह कर रही है तो वो जाकर सीबीआई के पास, ईडी के पास जाकर शिकायत कर सकती है। भाई पब्लिक कर दीजिए ना कि हम ये शिकायत करके आए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए, मोरल प्रेशर बन जाएगा। ऐसे उस समय भी हुआ, तो सीबीआई के पास गए और शिकायत करके आए। सीबीआई ने जांच करके जब पता लगाया तो साहब ये आरोप की जांच करते हुए सीबीआई ने तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के नेता बूटा सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसद जो अविश्वास प्रस्ताव में रिश्वत के आरोपी थे, उन सबके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, सुरेश मंडल, शैलेंद्र महतो, साइमन मरांडी, इन सबके नाम शामिल आ गए। तो सीबीआई ने अपनी जांच के अंदर ये जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। इनमें से जो शैलेंद्र महतो थे, जो पैसा लिए थे, ये खुद सरकारी गवाह बन गए, यानी सीबीआई के साथ जुड़ गए और कहा कि साहब मैंने पैसे लिए थे, 50-50 लाख रुपए हमें दिए गए थे। यानी खुलेआम ये बात पता चल गई कि सरकार बचाने के लिए पैसे दिए गए थे। सोचिए कैसा दौर रहा होगा, 50-50 लाख रुपए की बात खुलकर सामने आ गई। सीबीआई ने 3 चार्जशीट कोर्ट में पेश करी। इनमें से अक्टूबर 1996 में पहली चार्जशीट में शैलेंद्र महतो की गवाही के आधार पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, कांग्रेस नेता सतीश शर्मा और बूटा सिंह समेत जेएम सांसदों के खिलाफ अभियुक्त बना दिया गया कि साहब ये प्रधानमंत्री, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो बोले साहब जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, तो बोले साहब अब इनको हम वो बना रहे हैं कि ये इस मामले के दोषी थे। दिसंबर 1996 के अंदर एक दूसरी चार्जशीट दी गई जिसमें कि कर्नाटक के तत्कालीन सीएम वीरप्पा मोइली, मंत्री एनएम रेवन्ना और समय शराब के कारोबारी थे रामलिंगा रेड्डी, एम थिनेगौड़ा, इन्होंने पैसे के लिए रकम जुटाई थी, रिश्वत के लिए रकम इन लोगों ने जुटाई थी। 1997 में तीसरी चार्जशीट दी जिसमें बताया गया कि जनता दल के सांसदों समेत अन्य सांसदों को नामित किया था। इसमें अजीत सिंह, रामलखन, इन सबके नाम निकल कर आए। यानी सीबीआई ने कंप्लीट जांच करके रिश्वत कांड का खुलासा कर दिया। यदि सोशल मीडिया का वो वाला दौर होता तो सोचिए हाय तबाह मची होती। खुलेआम ये पता चल गया है कि मुख्यमंत्री रिश्वत जुटा रहा है, प्रधानमंत्री रिश्वत दे रहा है। जो आज के दौर में हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। भाई साहब ये कब बंद हुआ है, ये बड़ा सवाल चल रहा है। जब तक कोई नहीं पकड़ा जा रहा है तब तक ही वो स्पष्ट है। आप विचार कीजिए कि ये बातें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में स्पष्ट रूप से निकाल दी। अब क्या हुआ, अब जब ये सारी बातें चार्जशीट में आ गई तो कोर्ट में जाना ही था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो साहब इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की गई कि सर अब जब पता चल गया है कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत दी है, पूरी तरह से रिश्वत कांड चला है, तो इन पर सर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। तो बोले करें क्या। तो ऐसी स्थिति में 1998 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने 3-2 से मामले की सुनवाई करते हुए कहा, क्यों कहा, अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। असल में ट्रायल कोर्ट के अंदर इन लोगों को दोषी करार दे दिया गया था, क्योंकि सीबीआई ने जब अपनी ट्रायल कोर्ट में ये देखा कि ये तो सब दोषी हैं तो 3 साल की सजा सुना दी गई थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नरसिम्हा राव के लोग जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट की, सर देखिए हमको कैसे आप हमें जेल भेज सकते हैं। बोले क्यों, बोले सर हमारे संविधान में आर्टिकल 105 क्लॉज 2 कहता है कि संसद में कोई किसी को भी वोट दे, संसद में कोई कुछ भी भाषण दे, वो उसका विशेष अधिकार है, आप उस विशेष अधिकार में हनन नहीं कर सकते, यानी कि संसद के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि माननीय रिश्वत लेकर किया है ये काम। बोले तो क्या हुआ, कुछ भी हो अल्टीमेटली रिश्वत तो ली थी ना, लेकिन दिया तो वोट ही था ना। बोले मतलब, बोले वोट देने के लिए हमने उनको क्या समझाया, ये हमारा इंटरनल मैटर है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस इस बात से कन्विंस भी हो गए। संवैधानिक बेंच बैठी थी लेकिन 3-2 की बेंच ने फैसला दिया कि नहीं नहीं नहीं, सही बात कह रहे हैं पीएम साहब। इन्होंने अगर कहा कि इन्होंने रिश्वत दी थी तो कोई बात नहीं, रिश्वत को भी हम विशेष अधिकार बना देते हैं, कोई बात नहीं, इनको इम्यूनिटी दे दो, जिसको वोट देना है दे, कोई बात नहीं साहब, नहीं करेंगे गिरफ्तार। और वहां से ये लोग बच कर आए। मतलब सोचकर देखिए कि जिस ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, अगर आज जैसे सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने रिश्वत लेने को गलत करार दिया है, अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे दी होती तो साहब जेल में होते ये सारे के सारे सांसद, सारे के सारे वो विधायक जिन्होंने इस तरह से पैसा जुटाया, वो सांसद जिन्होंने रिश्वत जुटाई, और सारे सारे वो सांसद जिन्होंने वोट बदले थे, सब जेल में होते। उम्मीद है अब आपको ये मामला समझ में आ जाए। इसलिए 1998 का जो ये मामला था अभी एक नजीर बन गया। अब तो साहब खुलेआम ये काम होने लगा। क्यों, बोले पैसे से वोट देने के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हमें इम्यूनिटी मिल गई है, हम जेल नहीं जा सकते। जेल नहीं जा सकते तो चलना शुरू हो गया मामला, और खूब 105-194 में क्या है ये मैं आपको अपना जब कोर्स वो हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा, तो जीके भाई अंकित अवस्थी सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल, पूरा कंटेंट मैं वहां पर दे दूंगा। इस विषय के ऊपर खूब बहस हुई। बाद में भी कहा गया, अडवाणी जी ने कहा कि भले ही यूपीए जीत गई हो लेकिन जनता के सामने वो मोरल रूप से हार गई थी, नैतिक रूप से हार गई थी। ऑब्वियस सी बात,
अब ऐसा ही एक मामला और हुआ साहब। क्या हुआ? 2008 के अंदर आप देखें, यहां पर संसद के अंदर कुछ नेता अपने हाथ में नोटों की गड्डी लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि हमारे सांसदों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो यहां जो करें हम कर सकते हैं, हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मतलब सोचना, 1998 में सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती कि भ्रष्टाचार गलत चीज है, रिश्वत लेके वोट देना, मतलब सरकारी गवाह तक उपस्थित था जो कह रहा था कि साहब 50 लाख मैंने लिए थे वोट देने के लिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं कोई बात नहीं, जाइए, अच्छा है, संसद महोदय है, सांसद महोदय है। भाई साहब खुलेआम नोटों की गड्डियां फिर लहराना शुरू हो गई। क्या हुआ? 2008 के अंदर भाजपा के 3 सांसद सदन के अंदर नोटों की गड्डियां लेकर आए और सांसदों ने दावा किया कि यूपीए की गवर्नमेंट में उन्हें ये 3 गड्डियां जो मिली हैं, ये उनके पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें इतना पैसा दिया गया। ये लोग नोट लेकर खुद गवाह बनकर सामने आ गए कि देखो ऐसा हो रहा है ना। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार जीत गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इम्यूनिटी दी हुई थी। बहुत बड़ी चीज थी ये। भाजपा के सांसद महावीर भगोरा, अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये सब नोटों की गड्डियां लहरा रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि ना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बोले पैसा लेके जाओ, तुमको जो देना है दो यार, बंदूक की नोक पे वोट दिलवा लो, कोई दिक्कत नहीं, करो जो करना है। ठीक है साहब, इसका भी कुछ हुआ नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार चलती रही। मतलब अब ये खुलेआम होने लगा कि रिश्वत से वोट खरीदे जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज का एक समय आता है। समय क्या हुआ? 2012 के अंदर शिबू सोरेन की जो पुत्रवधू है, डॉटर इन लॉ है, उनका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन। वो अक्यूज की गई थी कि राज्यसभा के इलेक्शन में, क्योंकि अब जब ससुर साहब इनके रिश्वत लेकर के सरकार बचाते हुए पाए गए थे पुराने दौर में, तो इन्हें तो 1% पेंशन नहीं थी, तो बहू तो बिल्कुल संस्कार में लेकर के चली आ रही है कि ठीक है पिताजी ने हमारे करा था ऐसा काम, तो क्या गलत है? तो ऐसी स्थिति में ये राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसे ही पैसे लेकर के वोट दे रही थी, पैसे लेकर वोट दे रही थी, राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग दे रही थी। इस बार मामला थोड़ा टाइट हो गया। क्या हो गया? बोले कब तक चलता रहेगा, इस मामले को वापस उठाया जाए। झारखंड हाईकोर्ट में इन्होंने, मतलब इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया तो ये कई कहने की 1998 से इम्यूनिटी प्राप्त है सर, हमें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है साहब, इस बात को लेकर के ये मामला धीरे धीरे यहां से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि साहब ऐसे कब तक चलता रहेगा। 2014 में झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। उसने कहा सर ऐसे कैसे, मतलब ऐसे तो खुलेआम कह रहे हो कि संसद में भ्रष्टाचार होना चाहिए, भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना का संसद का मूल अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में बोले सर हम नहीं मानेंगे, सर हम इनका आपराधिक मामला रद्द नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट कि सर ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे को तो विशेष अधिकार प्राप्त है। मेरे को क्या, मुझसे पहले बहुत सारे लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है। 194 के क्लॉज 2 के तहत इस मामले में छूट मिली है, हम पैसा लेके वोट दे सकते हैं। आप सोचिए कितना हास्यास्पद यह स्थिति रही होगी कि पैसे लेके वोट देके, रिश्वत लेके वोट देके किया जा रहा है, कोई गुनाह ही नहीं है, बोले करो आराम से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा 7 जजेस की बेंच बिठाई कि बोले ना ऐसे नहीं चलेगा, ये तो बहुत ही गलत स्टैंड सेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की बेंच बिठाई और बिठा करके जो नरसिम्हा राव वाला जो केस था ना, इस फैसले को ही पलट दिया। इस स्थिति में सीता सोरेन का पक्ष रखने गए रामू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर देखिए ऐसे मामले तो भाषण के मामले में भी हुए हैं। भाजपा के एक सांसद रमेश बिदुड़ी हैं, उन्होंने अपमानजनक बयान दिया है। वोट दें या भाषण दें, लेकिन दोनों के अंदर अभियोजन से वो मिलती है कि नहीं, सुरक्षा मिलती है कि नहीं सर? इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए सर, इनको वोट देते समय प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सर। सीजेआई ने कहा माननीय सांसदों आपसे गुजारिश है, वोट के लिए रिश्वत लेते हुए अगर आप पाए गए तो इसका मतलब यह एक आपराधिक कृत्य है। वोट या स्पीच कुछ भी अगर पैसे लेकर दी गई है तो ऐसी स्थिति में उसे अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गजब की बात आई। इसके लिए तो मतलब एक प्रकार से तालियां बनती हैं कि ये इतना बड़ा निर्णय आया है। संभवतः इसकी वजह से भविष्य में बहुत कुछ संभव होगा। संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 105 और 194 के अंदर विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने की बात की गई है। अगर कोई सांसद सवाल करे या वोट करे तो संविधान के अनुच्छेदों का अपमान होगा अगर उसने घूस लेकर यह काम किया है। संसदीय विशेष अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में रिश्वत लेने से इन अनुच्छेदों को नहीं ढका जा सकता। मतलब कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना गलत है। जब कोई जनप्रतिनिधि घूस लेता है तो उस पर केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता कि उसने उसके बदले में भाषण दिया, पैसे ले लिए तो केस है। और नरसिम्हा राव मामले के अंदर इस फैसले को बदल दिया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जब यह बात समझ में आ गई तो अब आप समझ जाइए कि यहां से आगे अब जितने भी मामले होंगे, चाहे फिर वो या मोइत्रा का मामला हो, कोई भी मामला हो, अब यहां से आगे सांसदों पर और कोई भी जो वोट दे रहा, पैसे के लिए वोट दे रहा है, उनके ऊपर अब तलवार लटकेगी। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस पूरे सेशन से भली भांति बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पाने में कामयाब हुए होंगे। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में गुस्ताख कंजूसी ना करें, बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं अपना लाइक कमेंट छोड़ें और अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में अवगत करें। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों ने जिस प्रकार से हमें